नमस्कार। सच्ची विरासत चैनल में मैं सुगंधा जौहर आपका स्वागत करती हूँ। मेरा वादा है, यहाँ न कोई झूठ होगा न फरेब। आईने के एपिसोड के बाद के इस लंबे अंतराल का कारण मेरे कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर था, जिसने मुझे महीनों तक बिस्तर पे लिटा दिया। आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को भी पहला वाला ही प्यार देंगे। आज हम जानेंगे नमक का मानवीय इतिहास पर क्या और कैसे असर रहा। इस पृथ्वी के हर जीव को जिंदा रहने के लिए नमक की ज़रूरत है। वनस्पतियाँ नमक ज़मीन से सोख लेती है तो जानवर नमकीन मिट्टी खाकर या नमकीन पानी पीकर, और इन स्रोतों की खोज में वो भटकते फिरते हैं। मानव ने करोड़ों साल तक जानवरों के मिट्टी के स्रोतों से चुरा कर अपनी नमक की ज़रूरत पूरी की, पर जैसे ही उसने जानवर पालना शुरू किया, यह परिस्थिति बदली, क्योंकि अब उस पर अपने जानवरों को नमक देने की जिम्मेदारी थी। जल्द ही उसे समझ में आया कि जानवरों को नमक देने के लिए उसके अपने ठिकाने पे नमक का संग्रह होना ज़रूरी था, और ये जानते ही वह नमकीन पानी से नमक अलग करके संग्रह करने की कोशिश में जुट गया। गर्म प्रदेशों में धूप ये काम आसानी से करती है। जैसे चीन के येंचुआन नमकीन झील में मानव 8000 साल से कर रहा है, पर परेशानी थी ठंडे प्रदेशों की, जहाँ नमक बनाने के लिए नमकीन पानी को उबालना ही पड़ता है। फ्रेंच पुरातत्व शास्त्रज्ञ वेलर के अनुसार पानी उबालने की इसी कोशिश में मानव ने मिट्टी के बर्तनों का इजाद किया। रोमानिया के पोएनिया स्लटेरी नमकीन झरने के पास के ये 5500 साल पुराने नमक से सने मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े बर्तनों के शुरू के दिनों के हैं। तब से अब तक के इन 5500 सालों में हमने अनेकों आकार और प्रकार के बर्तन बनाए, जिनका उपयोग भी हमने नमक और खाना बनाने के साथ खाना खाने से लेकर संग्रह करने और कब्र तक का उपयोग रहा। आज के हमारे घरों के सारे बर्तन इन्हीं पोएनिया स्लटेरी के बर्तनों के वंशज हैं। नमक की जीवन के लिए आवश्यकता के कारण इंसान ने उसे बहुत पहले से देवता का दर्जा दिया है, जिसका सबूत है में बुल्गारिया की नमक खदानों में मिला कि नमक देवता का मुखौटा। प्राचीन ईरानी फारस खाड़ी के इस नमक की पहाड़ी को देवी मानकर पूजते थे। रोम में नमक की देवी का नाम था सलेशिया, जो समुद्र के देव नेपच्यून की पत्नी थी। दुनिया भर के यहूदी, ईसाई और मुसलमान मानते हैं कि नमक में भूत प्रेतों के साथ मृत्यु भगाने तक की शक्ति है। हमारी बुजुर्ग औरतें भी तो कई सदियों से प्रियजनों को बुरी नज़र से बचाने के लिए उन पर से मिर्ची और नमक उतारती हैं। 1195 के इस फ्रेंच चित्र में कई महिलाएं अपने पति की मर्दानगी बढ़ाने के लिए उसके कूल्हे पर नमक मलती हुई दिख रही हैं। जब लोग ज़रूरत से ज़्यादा नमक बनाने में कामयाब हो गए, तो उन्होंने उस नमक के बदले दूसरों से अनाज और गोश्त लेना शुरू किया, और इस अदला बदली में जन्म हुआ व्यापार का, जो अर्थशास्त्रियों के अनुसार मानवीय समाज के विकास की कुंजी है। नमक बनने लगा तो लोगों ने उसके अनेकों प्रकार के उपयोग ढूंढ निकाले। हिस्ट्री ऑफ सॉल्ट यानी नमक का इतिहास लिखने वाले मार्क कुर्लांस्की के अनुसार 20वीं सदी के अंत तक नमक का इस्तेमाल 14,000 से भी ज़्यादा उद्योगों में होता था, और इसी कारण 2020 में दुनिया में 2,900 करोड़ अमेरिकन डॉलर, या यूँ कहिए कि 23,20,000 करोड़ इंडियन रुपयों का नमक का व्यापार हुआ। अब चलते हैं नमक व्यापार के किस्सों की तरफ। 5000 साल पहले इजिप्शियंस ने खाने को नमक लगाकर सुखाना शुरू किया, जिसका चित्रण वहाँ के कई कब्रों में पाया जाता है, जिसमें से एक आप देख रहे हैं। इजिप्शियंस अपने इस नमकीन खाने के बदले पड़ोस के लेबनान के फिनिशियंस से इमारतें बनाने की सीडर लकड़ी और जामुनी कपड़े खरीदते थे, तो साइप्रस से औजार बनाने के लिए तांबा और सूडान से सोना।
3000 साल पुरानी चेल्ट सभ्यता यूरोप में अपने नमक व्यापार के लिए मशहूर थी, जो व्यापार ईसा के पहले की पहली सदी तक चला। ये लोग आल्प्स पहाड़ियों का नमक यूरोप के कोने कोने में बेचते थे। साल्सबर्ग जैसे जितने भी शहरों के नाम साल या हाल से शुरू होते हैं, वो किसी ज़माने में चेल्ट नमक व्यापार से जुड़े थे। आज के यूरोप के कई महत्वपूर्ण रास्ते चेल्ट व्यापारी रास्तों का नया रूप है। रोम के जूलियस सीजर ने एक लंबे युद्ध के बाद चेल्ट लोगों को हराया और उनके नमक व्यापार कर रोम ने कब्जा किया। कि कई सदियों तक रोम इसी व्यापार से अमीर बनता रहा। रोम में सैनिकों के वेतन का एक हिस्सा नमक के रूप में दिया जाता था, जिससे आता है सैलरी शब्द। और सोल्जर वो शख्स था जिसे यह नमक रूपी वेतन की सैलरी मिलती थी। मध्य युग में वेनिस शहर पूरे यूरोप में नमक बेचता था, पर कमाल की बात यह थी कि वेनिस में खुद नमक बनता ही नहीं था। वेनिस के व्यापारी इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया से और बाकी कई दूसरे देशों से एक मुश्त नमक खरीद कर उसे अपने नाम से पूरे यूरोप में बेचते थे। उसी के साथ इन व्यापारियों ने अलेक्जेंड्रिया पहुंचने वाले इंडियन मसालों पर भी कब्जा कर लिया था, जिन्हें वो अपने नमक के जहाज़ों में लाद कर यूरोप में ऊंची कीमतों में बेचते थे। सारा यूरोप वेनिस की इस मुनाफाखोरी से परेशान था, और ख़ास करके स्पेन का बादशाह फर्डिनेंड। इसीलिए जब 1490 में कोलंबस ने इंडिया जाने का दूसरा रास्ता खोजने के लिए पैसे और जहाज मांगे, तो उसने तुरंत दे दिया। ये अलग बात है कि इंडिया पहुंचने के बदले कोलंबस गलती से अमेरिका पहुंच गया। इसीलिए मैं मानती हूँ कि अमेरिका की खोज में नमक व्यापार का भी हिस्सा था। आप अब नमक का महत्व जानते हैं। आप उसके लिए क्या कीमत लगाएं, क्या दाम देंगे? क्या आप सोने के भाव खरीदोगे? नहीं, पर यकीन मानिए दुनिया के एक हिस्से में 900 साल तक नमक सोने के भाव खरीदा गया। चलिए जानते हैं दुनिया के इस सबसे रोचक नमक व्यापार के बारे में। पश्चिमी अफ्रीका में ईस्वी सन की 7वीं सदी से 16वीं सदी तक नमक सोने के भाव बिकता था। इसके बारे में 14वीं सदी में इब्न बटूता ने अपने सफरनामे में भी लिखा। यह व्यापार इंडिया से भी बड़े पश्चिम अफ्रीका के 4 अलग अलग विभागों के लोगों की अलग अलग ज़रूरतों की आपूर्ति करता था। ये 4 हिस्से थे। उत्तरी अफ्रीका का भूमध्य किनारे का हिस्सा, जो उस वक्त मोरक्को साम्राज्य के अधीन था। यहाँ के बादशाहों को सिक्के बनाने के लिए, इमारतें सजाने के लिए और विलासी चीज़ों खरीदने के लिए सोना लगता था, और काम के लिए गुलाम। इसका दूसरा हिस्सा था सहारा का रेगिस्तान, जिसमें कुछ नहीं उगता, पर जिसमें तौदेनी और तगाजा जैसे बड़ी बड़ी नमक की खदानें हैं। यहाँ के खानाबदोश तुआरेग लोग इन नमक की खदानों में काम करने के लिए गुलाम, अनाज और कपड़ा चाहते थे। तीसरा हिस्सा था सहारा के दक्षिण का सुहेल क्षेत्र, जिसमें नाइजर नदी के किनारे के औलाता और तिम्बक्तू शहर इस व्यापार के केंद्र बिंदु थे। इन 900 सालों में इन शहरों ने इस व्यापार से अपार दौलत कमाई, और इसी कारण इस इलाके में घाना, माली और सोंगे जैसे साम्राज्य पनपे। और चौथा हिस्सा था दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका का, जिनमें आज के सेनेगल, सीरिया लियोन, आइवरी कोस्ट और बुर्किना फासो देश आते हैं। इन देशों में नमक का अकाल है, पर यहाँ सोने की बड़ी बड़ी खदानें हैं। इसलिए यहाँ के लोग सोने के बदले और गुलामों के बदले नमक खरीदते थे। इस व्यापारी चक्र की शुरुआत होती थी तुआरेग लोगों के गुलामों द्वारा नमक की खदानों से नमक के पट्टिए खोद निकालने से। इन पट्टियों को हजारों ऊँटों पे लादकर तुआरेग 900 मील से भी ज्यादा दक्षिण सुहेल क्षेत्र के औलाता और टिम्बक्टू शहर जाते थे, जहां पर दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के व्यापारी गुलाम और सोना लेकर मौजूद रहते थे। नमक और सोने की खरीद फरोख्त के बाद दक्षिण के व्यापारी नमक को नाइजर नदी की नावों पे लादकर
में वापस लौटते थे और तुआरेग उत्तर की तरफ चल देते थे, जहां वो अनाज और कपड़ा खरीद कर वापस सहारा इस व्यापार का चक्र शुरू करने पहुंच जाते थे। इस व्यापार के कारण सुहेल क्षेत्र के बादशाह बहुत रईस बन गए थे। इनमें सबसे रईस था मध्य 14वीं सदी के माली का बादशाह मनसा मूसा। ये मनसा मूसा जब 1340 में हज करते वक्त कैरो पहुंचा तो अपने साथ वो पूरा 1 टन सोना ले गया था। उसके इस जुलूस के चर्चे अगले कई सदियों तक यूरोप में होते रहे। एक सांख्यिकी के अनुसार यह मनसा मूसा आज तक का दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, जिसकी निजी संपत्ति 60,000 करोड़ अमेरिकन डॉलर या 4,48,000 करोड़ रुपयों से भी ज़्यादा थी। इंडिया का नमक निर्माण और नमक व्यापार का इतिहास आज भी किसी शोधकर्ता के खोज में है, और शोध न होने के कारण मैं उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकती। दुनिया के कई हिस्सों में नमक का सिक्कों के लिए भी इस्तेमाल हुआ। इनमें सबसे पुराना उपयोग रहा मध्य अमेरिका की मायन सभ्यता में। इनके व्यापार में सिक्कों का काम एक खास तरह के नमक भरे बर्तन करते थे, जैसे कि आप इस चित्र में देखते हैं। इथियोपिया में मध्य युग से 1930 तक छोटी खरीद के लिए अमोल नाम के इस प्रकार के खास में लिपटे चौकोर टुकड़ों का उपयोग होता था। चीन में 700 साल तक यानी 13वीं सदी से 20वीं सदी तक दूर दराज के क्षेत्रों में खरीद फरोख्त नमक के सिक्कों से होती रही। इसके बारे में पहला जिक्र हुआ मार्को पोलो के चीन सफरनामे में। व्यापार और टैक्स का चोली दामन का साथ रहा है, इसीलिए नमक व्यापार पर भी ईसा पूर्व 3री सदी से टैक्स लगता गया और जनता उसकी विरोध करती गई। इन सारे टैक्सेस में सबसे क्रूर था अंग्रेज़ों द्वारा इंडिया पर लगाया गया नमक टैक्स। इस टैक्स के विरोध में चलाए गए गांधी जी के नमक सत्याग्रह को इंडिया के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। इन टैक्सेस के बारे में और खास करके अंग्रेज़ों के नमक टैक्स के बारे में बताऊंगी अगले एपिसोड में, जिसे लेकर मैं जल्द हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और सेफ रहिए।